नमस्कार, मैं हूं रेणु। आइए देखते हैं शहर की गतिविधियों पर एक नजर। कलेक्टर के अनुसार बिना अनुमति महाकाल मंदिर में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। अब महाकाल मंदिर परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करना आम लोगों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिर की दर्शन व्यवस्था बनाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, जिसका पालन करना सभी श्रद्धालुओं को अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। में दर्शन व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करी है, लेकिन कुछ उसकी गाइडलाइंस रखी हैं। उन गाइडलाइन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हम लोग दर्शन व्यवस्था भी संचालित कर सकें और साथ में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी न हो। और अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ की इसमें कोई वायलेशन करता है, इसमें कोई अवहेलना करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसमें धारा 144 का हमारा आदेश जो लागू है उसके तहत 188 का प्रकरण भी हम लोग दर्ज करेंगे और भी कार्रवाई करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कृपया जो नियम बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कभी भी इसमें बाधा ना आए। जैसा कि मंदिर बंद करने की हमको कई बार आवश्यकता पड़ती है, अगर सभी का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे। 2 लाख से अधिक की ब्राउन शुगर के साथ दंपत्ति को किया गिरफ्तार। 6 दिन में दूसरा मौका है जब शहर में स्मैक की बड़ी खेप पकड़ाई है। इस बार लालपुर में कार्रवाई की गई है। इससे जाहिर हो रहा है कि उज्जैन नशे का अड्डा बन गया है। राजस्थान की सीमा वाले इलाकों से यहां आसानी से नशा पहुंच रहा है। हालांकि अभी शहर के बड़े बड़े अड्डे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। शुक्रवार देर रात साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए देवास रोड के लालपुर क्षेत्र में दबिश दी। यहां नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी मिली थी। मौके से दंपत्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते लालपुर क्षेत्र से साइबर सेल की टीम ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक के साथ दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। अभी पूछताछ जारी है। आखिर एक नागजिरी में बड़ी सफलता मिली है, क्या है? उज्जैन पुलिस के द्वारा अभी नशा और नशा का कारोबार, बेसिकली ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसमें ऐसे पैडलर्स और सप्लायर्स की को पहचान की गई है, मतलब उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो लगातार कहीं न कहीं पुड़िया के रूप में नौजवानों को या कई इस प्रकार के लोगों को कारोबार फैलाते हैं। इसी क्रम में एक नागझिरी और साइबर की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन एक से कार्रवाई की गई है और इसमें एक दंपत्ति, एक पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से लगभग 27 ग्राम ब्राउन शुगर, जो एक कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, जो व्यावसायिक मात्रा होती है, उसको जब्त किया गया है और इसमें 8/21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि ये जो ब्राउन शुगर ये बाहर से लाई जा रही है, इसमें आगर और राजस्थान का नेटवर्क भी कुछ सामने आया है। साथ में आरोपी का जब हमने पूरे ज़िले से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, तो ये जो आरोपी है इससे पूर्व में बेगमबाग क्षेत्र महाकाल में रहता था और लगभग भी 1 वर्ष से नागगिरी में रहने लगा है। इसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी और इसमें पूछताछ करके आगे भी इसमें ये जो अभियान है इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। सीवरेज प्लान के तहत टाटा कंपनी ने शिप्रा नदी को क्रॉस करके पाइपलाइन डालने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है, जिससे अब पूरे मानसून में काम रोकना नहीं पड़ेगा। उज्जैन शहर के सीवरेज प्लान के तहत शिप्रा नदी को 3 जगह पर नदी क्रॉस कर सीवरेज की पाइपलाइन डाला जाना था। इस महत्वपूर्ण काम को मानसून के पहले ही किया जाना आवश्यक था, नहीं तो नदी में बाढ़ आने और 6 महीने तक नदी में पानी भरे रहने तक कोई भी काम नहीं किया जा सकता था। इस समस्या को देखते हुए नगर निगम और टाटा कंपनी के अधिकारियों और इंजीनियर्स ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। टाटा के संतोष तिवारी, VM सतीश और आशीष सिंघई की टीम ने इस काम को समय रहते सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिया है। चूंकि उज्जैन में त्योहारों पर पर्व स्नान होते रहते हैं, ऐसे में यदि इस काम को समय रहते पूरा नहीं किया जाता तो
जिला प्रशासन टाटा को नदी का पानी खाली नहीं करने देता और इस निर्माण से अब नदी के पानी को उतरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब काम पूरा दिन के साथ ही नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। शिप्रा के स्टॉप डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। इंदौर से आया खान नदी का गंदा पानी स्टॉप डैम क्रॉस करने लगा है। सिटी चैनल से पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। जिला युवा कांग्रेस ने बच्चों को कपड़े बांटकर राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। साथ ही जिले की समस्त विधानसभाओं में सेवा के कार्यक्रम किए गए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के द्वारा मायापुरी में गरीब बच्चों को वस्त्र बांटकर सेवा दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जोशी ने बताया कि राहुल गांधी के जन्म दिवस पर संपूर्ण जिले में युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा श्री गांधी जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए हैं। हमारे सबके इस पूरे भारत के सबसे सच्ची आवाज, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्म दिवस था। उसके लिए हम सब ने युवा कांग्रेस के साथियों ने, वरिष्ठ जनों ने ये तय करा कि इस दिन को हम सेवा भाव के रूप में मनाएंगे। हमने आज विभिन्न विधानसभाओं में, क्षेत्रों में आज सेवा भाव से कार्य करे हैं। उज्जैन के हम सब जिला युवा कांग्रेस के साथियों ने मायापुरी के अंदर बच्चों को कपड़े वितरण कर कर, राशन वितरण कर कर और चॉकलेट वितरण कर कर इस दिवस को, जन्मदिन को राहुल गांधी जी सेवा रूप में मनाए। उज्जैन में जल्द ही फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने जा रहा है, जो मध्य प्रदेश को युवा और अनुभवी पायलट उपलब्ध कराएगा। उज्जैन शहर को एक बार फिर बड़ी सौगात के रूप में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मिलने जा रहा है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित दताना हाईवे पट्टी पर इस स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेनिंग स्कूल लगभग इस साल के अंत तक शुरू होगा, लेकिन प्राथमिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग स्कूल को रिनोवेशन करने का काम तेजी से चल रहा है। पूर्व में यह यश एवरेज द्वारा ट्रेनिंग स्कूल संचालित किया जाता था। यहाँ फिल्म अभिनेता सोहेल खान भी ट्रेनिंग लेकर गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यश ट्रेनिंग स्कूल बंद हो गया। लेकिन अब एक बार फिर उज्जैन में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल नालंदा ग्रुप द्वारा शुरू किया जा रहा है। उज्जैन में शुरू होने वाले फ्लाइंग सेंटर पर अभी 7 जहाज मंगवाए गए हैं, जिसमें से 2 जहाज पहुंच चुके हैं। जल्द सभी जहाज पहुंचने के बाद एडमिशन प्रक्रिया और ट्रेनिंग शुरू होगी। उज्जैन के इस प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धन परिवार से आने वाले ऐसे बच्चों को अवसर दिया जाएगा जो पायलट बनने की इच्छा रखते हैं। विगत वर्षों में जो फ्लाइंग क्लब पहले चल रहा था, किसी किन्हीं कारणों के वश वो चल नहीं पाया और बंद हो गया। और इस महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर से उन्नत नालंदा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमने प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है, जो कि केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के लिए एक उच्च श्रेणी का फ्लाइंग की प्रशिक्षण हम दे पाएंगे। और ये सारे बच्चे यहाँ से पायलट का कोर्स करके निकलेंगे और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी ये नाम कमा सकते हैं बच्चे। और इनके बच्चों का जो ये ट्रेनिंग होगा वो बहुत ही कम खर्चे का हम कोशिश करेंगे, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे भी इसमें प्रशिक्षण पा सकें और अपना स्तर ऊंचे से ऊंचा बना सकें। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण प्लान के तहत महाकाल धर्मशाला और नगर निगम की 20 दुकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाजनक व्यवस्था देने के लिए सालों पहले धर्मशाला का निर्माण मंदिर के नजदीक उपलब्ध जमीन पर किया गया था, मगर अब मंदिर को आने वाले 50 साल को देखते तैयार किया जा रहा है, जिसमें मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंचाना है। इसके लिए महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जाना आवश्यक हो गया है। मंदिर परिसर से गैर जरूरी निर्माण को हटाया जाना है। इसके चलते महाकाल धर्मशाला व महाकाल मंदिर के पीछे निगम की 20 दुकानों की तुड़ाई शुरू कर दी गई है।
महाकाल मंदिर के पीछे रुद्रसागर के किनारे 6 साल पहले बनी नगर निगम की 20 दुकानों की तुड़ाई नगर निगम ने शुरू करा दी है। रेस्टोरेंट के लिए बनाया वह स्ट्रक्चर जमींदोज कर दिया गया है, जिसे निगम सिर्फ 1 रुपए में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका था। यह वो स्ट्रक्चर था जिसे किराए पर देने के लिए निगम ने 6 मरतबा निविदा निकाली, पर प्रस्तावन मूल्य 2.5 करोड़ रुपए और मासिक किराया लाख रुपए होने की वजह से किसी ने भी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यहाँ बता दें कि 20 दुकान और एक रेस्टोरेंट का निर्माण पर निगम ने 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए थे। ये दुकानें प्रस्तावन मूल्य जमा कर किराए पर नीलाम करने से निगम को अच्छी खासी आय प्राप्त हुई थी। नीलामी में दुकान ने 6 से 15 लाख रुपए तक में आवंटित कराई थी। करीब 10 वर्ग फीट की इन दुकानों को तोड़ने से पहले निगम ने सभी को नोटिस जारी किया था। कहा था कि जो किराएदार दुकान के बदले दुकान लेना चाहता है या जमा की गई प्रीमियम वापस लेना चाहता है तो वह लिखित में जवाब प्रस्तुत करे। जवाब दुकान क्रमांक 11 और 13 के किराएदार ने जमा प्रीमियम की राशि मांगी, जबकि शेष ने स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली दुकानों में विस्थापित होने की सहमति दी। निगम ने अनुबंध अनुसार दोनों किराएदारों को बगैर ब्याज प्रीमियम राशि लौटाने की तैयारी की है। इधर सभी दुकान खाली कराकर निविदा प्रक्रिया कर अनुबंधित ठेकेदारों से दुकान की तुड़ाई शुरू कराई है। सिटी चैनल से पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। शिप्रा नदी किनारे गंगा दशहरा उत्सव 101 फीट की चुनरी उड़ाई मां शिप्रा को, नीलगंगा पर संतों की डुबकी से कुंभ सा नजारा। शिप्रा नदी के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया। मां शिप्रा को 101 फीट लंबी चुनरी भी उड़ाई गई। इससे पहले विधि विधान से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी, संत भगवान बापू के सानिध्य में शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन कर माता गंगा से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर संत पंडित पुजारी और आम श्रद्धालु भी मौजूद रहे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा गंगा माता की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित की। गंगा दशहरा के अवसर पर नीलगंगा स्थित प्राचीन सरोवर पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला। यहाँ सुबह अखाड़े के संतों ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और इसके पश्चात गंगा माता का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। शिप्रा नदी किनारे गंगा दशहरा का खास महत्व है। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर गंगा दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा पुरानी है। रविवार को भी यह उत्सव परंपरागत रूप से मनाया गया। शिप्रा लोक संस्कृति समिति द्वारा प्रतिवर्ष शिप्रा परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जाता है। हालांकि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा स्थगित की जा रही है। आज शिप्रा तट स्थित गंधर्व कुंड में गंगा माता की प्रतिमा विराजित कर पूजन अर्चन में सभी पुजारी, मंत्री और विधायक सहित अन्य लोग शामिल हुए। गंगा दशहरा के पूजन के साथ माता गंगा से महामारी के निवारण के लिए प्रार्थना की गई। पंडित संजय जोशी कुंडवाला ने बताया, सुबह 8 बजे प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे, पूर्व भाजपा अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी, संत भगवान बापू के सानिध्य में शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन किया गया। गंधर्व कुंड पर इसका बड़ा महत्व है। राजा गंधर्व ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की थी। पूजन पाठ के बाद गंगा माता को चुनरी अर्पित की गई। आज गंगा दशमी का प्रोग्राम रखा गया है। गंगा दशमी का अभिषेक पूजन हुआ है। गंगा दशमी अवतरण दिवस है शिप्रा जी का, तो उनका अभिषेक पूजन रखा गया। मंत्री जी माननीय महाराज श्री महामंडलेश्वर जी, भगवान बापू जी, मोहन यादव जी, पारस जैन जी और कुंडवाला परिवार की ओर से ये अभिषेक पूजन रखा गया शिप्रा जी का। क्या खास महत्व है यहाँ पे? शिप्रा जी का खास महत्व, शिप्रा उत्तरवाहिनी ब्रह्मत्योपारिणी अवंतिका विशाला क्षेत्र शिप्रा उत्तरवाहिनी। शिप्रा जी का जो आज उत्तरंत दिवस है शिप्रा भारतवर्ष में एक ही नदी जो 108 किलोमीटर तक उत्तर की ओर बहती है। ब्रह्म हत्या का भी पाप हो तो यहाँ दोष मुक्त होने श्री राम प्रभु भी यहाँ त्रेता युग में यहाँ पे आए, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके दर्शन मात्र से भी सभी प्राणी के पाप मुक्त हो जाते हैं। और कोरोना काल में ये विशेष पूजा रखी गई कि कोरोना काल जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में समाप्त हो और सभी धर्म प्रेमी जनता को सुख शांति और अमन चैन की शांति। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास ने बताया कि शिप्रा गंगा उत्सव गंगा दशमी महापर्व पर शिप्रा गंगा का अभिषेक, शिव महापुराण, पूर्णाहुति, पूजन, भोजन प्रसादी कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। अखंड भारतीय संस्कृति धर्म परंपरा का कृतज्ञता से निर्वहन करते हुए मां गंगा शिप्रा का अभिषेक पूजन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी विजय शंकर शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ।
ज्योतिर्विद्य पंडित अजय व्यास द्वारा शिप्रा तट पर आयोजित गंगा दशहरा उत्सव के अंतर्गत रविवार दशमी तिथि को सहस्त्र उदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा मां गंगा महारानी मैया का अभिषेक पूजन किया गया। इस मौके पर धार्मिक आस्था अखंडता भावनाओं के अंतर्गत राशि ग्रह नक्षत्रों के अनुसार पेड़ पौधे लगाने का संदेश दिया गया। शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शर्मा गुरुजी ने 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर शहर के संगीतकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मैं गुरुजी गोविंद शर्मा उज्जैन अलगधाम नगर अपने आश्रम से बोल रहा हूं। आपको सबको मालूम है 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे है, जो उज्जैन में संगीत कलाकार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्रीति दीक्षित जी इसमें सबसे आगे रहती हैं। हर साल वो ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से करती हैं। इस वर्ष वो कोरोना के कारण ऑनलाइन प्रोग्राम कर रही हैं और बहुत अच्छी वो संगीतकार हैं और बहुत अच्छा गाती भी बहुत अच्छा है। मेरी शिष्य है वो और मैं पिछले 15 साल से उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और एक हम भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, नीरजा नारी चेतना, उसमें भी आती हैं और अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके गाने हमें बहुत फिल्मों में सुनने को मिलेंगे। और 21 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है, उज्जैन के सभी कलाकारों को मैं बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। उज्जैन वैसे भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं इसको, इंडिया की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और ये महाकवि कालिदास की नगरी है। कालिदास जो थे उन्होंने मेघदूत शकुंतलम जो लिखे थे नावल, उसमें संगीत था और उनको इंडिया का शेक्सपियर भी बोलते हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।